हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। जी हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जब पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा तो जरूर हतोत्साहित हो जाते हो कि पता नहीं अब कैसे होगा, क्या होगा। जैसे कि इस बार ही एसएससी का ही सिलेबस जो है वो मान लीजिए पहले एग्जाम कंडक्ट कराता था टीसीएस, तो बहुत सारे बच्चे हम लोग को बता रहे हैं कि सर कैसे होगा, क्या होगा, क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो नहीं, आपको डरना हड़बड़ाना नहीं है। होता क्या है कि कोई भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने का जिम्मेवारी होती है आयोग का। तो इस बार भी क्वेश्चन को जो ना कितना कहाँ से पूछा जाएगा, कहने का मतलब सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन किस लेवल का होगा, कितना कठिन कितना आसान पूछा जाएगा, ये सभी सारे काम जो है डिसाइड करने का काम एसएससी का होता है। लेकिन क्वेश्चन सेट करेगा कोई नया आयोग। तो अब देखो, डिसाइड तो करना है एसएससी को, बताएगा और गाइड करेगा एसएससी ही। बस उसमें कोई चुनने वाला हो, जैसे कि मान लो मुझे ही है ना, मुझे ही चुनना है, तो हो सकता है एवरेज मिला तो मैं एवरेज का टाइप 3 चुनूं, आपको जब चुनना हो तो एवरेज का टाइप 4 चुनो। ठीक है, तो यही फर्क होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन लेवल जो होगा वो एसएससी डिसाइड करता है, सिलेबस जो है एसएससी डिसाइड करता है। तो लेवल और सिलेबस आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, बाकी आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, स्टैटिक जीके जीएस सेशन नंबर 45। तो इस सेशन में भी आज हम लोग जीके जीएस के बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे सालों मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 45 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का हिस्सा है। साधु बेट द्वीप के बारे में बोल रहा है। ये द्वीप उस समय बहुत चर्चा में आया था जिस समय गुजरात में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का लगाया गया था। तो शायद आप नाम से पकड़ लिए कि ये कहाँ होगा, गुजरात में। ठीक है, ये जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति था ये आपका गुजरात में साधु बेट द्वीप पे नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया था, जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व का सर्वोच्च मूर्ति है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगर बात करें साधु बेट द्वीप तो ये है कहाँ, ये है आपका नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर ये बसा हुआ द्वीप है। एक चीज और, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है। अगर आपसे पूछता है बम्बई, है ना, आज के टाइम में तो इसको मुंबई कहते हैं, मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है। तो बचपन में हम लोग पढ़ाई करते थे 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। और मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है सालसोट द्वीप पर। सालसोट द्वीप पर। ठीक है, तो ये आप एक्स्ट्रा में बोनस में याद रखिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं, नर्मदा नदी के तट पर ये आपका बसा हुआ है साधु बेट द्वीप। और शहर आपसे पूछ लेगा, स्टेट पूछ लेगा, तो आप बताइएगा क्या, गुजरात। चलिए, और अगर द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कुछ हम लोग और भी रिलेटेड द्वीप देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारे भारत में स्थित। नाम क्या हो जाएगा, माजुली। माजुली द्वीप, है ना, पूरा लिख लीजिएगा। माजुली द्वीप है कहाँ पर, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर आपसे राज्य पूछेगा तो आप क्या बताओगे, असम। असम। ठीक है, अब ये हो गया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। चलिए और देखते हैं आगे। अगर आपसे सवाल करता है दुनिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उमानंदा। उमानंद, कहीं कहीं उमानंदा भी लिखा हुआ रहता है। और ये कहाँ पर है, तो सेम चीज, ब्रह्मपुत्र नदी और राज्य का हो जाएगा असम। ठीक है, मतलब सेम चीज, ब्रह्मपुत्र नदी और असम पे आपका ये बसा हुआ है। चलिए और देखते हैं। अगर आपसे सवाल करता है यहाँ पे क्या हम लोग देखें, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा द्वीप हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माजुली द्वीप, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। और सबसे छोटा अगर देखें तो ये हो जाएगा उमानंदा। आगे देखते हैं। अगर आपसे सवाल करता है कि सर्वाधिक आबादी वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या या आबादी वाला द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जावा। जावा द्वीप। और यह है कहाँ, तो ये आपका इंडोनेशिया का पार्ट है। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। चलिए एक और देख लेते हैं। आपसे सवाल करता है कि सबसे कम आबादी वाला द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पिटकेर्न द्वीप। पिटकेर्न द्वीप। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये आपका बसा हुआ है, पैसिफिक ओशियन। चलिए और कुछ देख लें क्या, हाँ चलिए अपने भारत के बारे में भी देख सकते हैं कि आपसे अगर पूछता है कि भारत में
ठीक है, ये तो दुनिया का हो गया ना, देखो दुनिया का भी हो गया, साथ में भारत का भी हो गया। आपसे पूछता है कि प्रॉपर भारत में और भी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो सकता है, तो अंडमान निकोबार का जो आपका मध्य अंडमान है वो बहुत बड़ा द्वीप हो जाएगा। और अगर और भी पूछता है लक्षद्वीप, अगर यूटी में बात करें तो भारत का जो मध्य अंडमान है वो सबसे बड़ा है, और लक्षद्वीप क्या हो जाएगा, तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, गुजरात। गुजरात के बारे में अगर और चर्चा करें तो गुजरात के आपका सीएम कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन हो जाएंगे, आचार्य देवव्रत। सबसे लंबा तटीय सीमा रखने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, भारत में गुड गवर्नेंस डे, भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जो आपका लगातार 5 से 6 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, भारत रत्न मिला है 2015 में, और इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश भारत में। चलिए देखते हैं इनके बारे में पहले फैक्चुअल डेटा, फिर आते हैं आंसर पे। अगर बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 25 दिसंबर 1924 को। 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करें इनकी मृत्यु तो रिसेंट में हुआ है, कब हुआ है, तो ये हुआ है आपका 16 अगस्त, ठीक है, 2018 को। 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई है। और 25 दिसंबर, चूंकि अब ये जीवित नहीं है, तो इनके जन्म दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है, तो जयंती के रूप में। हम लोग बात किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, वाजपेयी जी के बारे में, ठीक है। और आपका इनका जो जयंती है ये किस डे के रूप में मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस, सुशासन दिवस, सुशासन दिवस, ठीक ना। सुशासन दिवस कब से मनाया जाने का घोषणा हुआ, तो 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार पीएम बनकर के आए तब घोषणा किए। मतलब आप यहाँ पे बता सकते हो कि मोदी जी के द्वारा घोषणा किया गया। और कब घोषणा किया गया, तो 2014 में, मतलब पीएम बनने का पहला कार्यकाल के दौरान इन्होंने घोषणा किया कि 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। चलिए और भी देखते हैं इनके बारे में। अगर बात करें इनके कार्यकाल के बारे में, तो लोकसभा के ये बहुत बार सांसद रह चुके हैं। इनको भारत रत्न मिला है, और कब मिला, तो 2015 में, 2015 में। और भी क्या देख सकते हैं, ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। कितनी बार, 3 बार। चलिए देखते हैं कब कब बने। पहली बार बने 1996 में, ठीक है, पहली बार कब बने थे, तो 1996 में। और बहुत कम दिनों के लिए बने थे, 13 दिनों के लिए। एक चीज और, किस पार्टी से ये संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, बीजेपी पार्टी, है ना, आपका बीजेपी से ये रिलेटेड है। और भी अगर देखें तो पहला जो कार्यकाल था ये 13 दिनों का था, ठीक है। उसके बाद जो अगला कार्यकाल आया था तो वो आपका 1998 से 1999 के बीच में था। और फिर से 13, इस बार महीना था ना कि दिन। पहले 13 दिनों के लिए आए, फिर 13 महीनों के लिए आए। उसके बाद फिर आपका 1999 में फिर से इनका टेन्योर शुरू हुआ। और अब की बार ये पूरे कार्यकाल के लिए आए, मतलब 5 वर्ष के लिए, है ना। हमारे यहाँ लोकसभा का कार्यकाल कितना दिनों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। तो फिर ये फिर आपका पूर्ण कार्यकाल के लिए आए। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग सारे अपने प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी। 3 पे आते हैं। देखिएगा, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है, यहाँ पे आपसे सवाल कर रहा है पोंगल के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले ये जो आपका पोंगल है, ठीक है, ये पोंगल है, ये एक प्रकार का फसल त्योहार है। कैसा त्योहार है, फसल का, ठीक है, फसल का त्योहार है। किस मंथ में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जनवरी मंथ में, है ना। कितने दिनों तक चलता है, तो 4 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। कितने दिनों का, तो ये होता है आपका 4 दिनों का फेस्टिवल। अब देखिएगा कौन कौन सा होता है 4 दिन का। तो पहला तो होता है आपका भोगी पोंगल, भोगी पोंगल। दूसरा होता है आपका सूर्य पोंगल, ठीक है। ये सब आपका किधर का फेस्टिवल है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ का, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल। अगला हो जाएगा आपका मट्टू पोंगल, ठीक है, मट्टू पोंगल। और चौथा हो जाएगा आपका कानून पोंगल,
कानून पोंगल। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि खास के ये एसएससी वाले एग्जाम में आपका फेस्टिवल हो गया, नृत्य वगैरह हो गया, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये 4 दिनों तक मनाया जाता है और चारों दिन अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि चौथा दिन वाला क्या कहलाता है, तो यहाँ पे कन्या पोंगल दिया हुआ है, इसी को आपका कानून पोंगल भी कहते हैं, कानून पोंगल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, अब यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं आपको एक क्वेश्चन, आपसे अगर ये सवाल करेगा कि अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है, एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तिरुवनंतपुरम की राजधानी, मतलब तिरुवनंतपुरम जिसकी राजधानी है, बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, केरल के बारे में। तो इस चीज को आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। एक दो सवाल और देख लीजिए आप जो तमिलनाडु से रिलेटेड है, यहाँ के फेस्टिवल के बारे में। तो एक हो जाएगा आपका थाई पुषम। ठीक है, थाई पुषम जो आपका फेस्टिवल है तमिलनाडु का है। और एक और देखिएगा कीर्ति गई दीपम, एक तरह का दिवाली होता है, कीर्ति गई दीपम, ये भी कहाँ का फेस्टिवल है, तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु के बारे में तो पहले ये आपका मद्रास के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी कहाँ है, चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है, तो M.K. स्टालिन, और यहाँ के गवर्नर कौन है, R.N. रवि। इन सब चीजों को आप याद रखिएगा, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, और अगर हमको इसके सतह के बारे में जानना है तो आप इस टाइप का स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी जो होता है ये मेनली 3 आपका स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग भूपर्पटी या उसी को क्रस्ट भी कहा जाता है। सेकंड वाले को क्या कहा जाता है, देखिए ये जो हो जाएगा आपका भूपर्पटी, भूपर्पटी या इसी को कहते हैं क्या, क्रस्ट। इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मेंटल, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोर। ठीक है, कोर, क्रोड इसी को कहा जाता है। अब देखिएगा, अब इससे क्या पता चलता है ना कि पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं, जब जब पृथ्वी के सतह में हम अंदर की ओर जाने लगते हैं तो इसके अंदर से कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से अधातु होते हैं। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई पृथ्वी की खुदाई करके अंदर घुस जाएगा, नहीं। तो पृथ्वी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा नहीं है, ये कैसे पता चलता है, तो या तो ये भूकंप से पता चलता है, सबसे ज्यादा जानकारी जो पता चलता है वो ज्वालामुखी से पता चलता है। जब ज्वालामुखी के बहुत सारे लावा और मैग्मा बाहर निकलते हैं तो उससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। ठीक है, और किससे पता चलता है, तो जब नलकूप की खुदाई हो रही होती है, कुआं का तेल जब तेल का कुआं है ना, तेल का कुआं जब खोद रहा होता है तो उस समय पता चलता है कि अंदर में कौन कौन से एलिमेंट हैं और किस अवस्था में है। एक चीज और आप जानिएगा कि प्रति 32 मीटर जब आप नीचे की ओर जाते हो, प्रति 32 मीटर जब आप नीचे की ओर जाते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा तापमान है वो प्रति 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ते चला जाता है। और आप देखो कि जैसे जैसे आप एकदम कोर की ओर आओगे तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान लो कि ये पृथ्वी का हम लोग इतना सा पार्ट उठाए हैं पढ़ने के लिए और इसको उठाकर यहाँ पर रखें, तो यहाँ पे जब आप एकदम केंद्र में पहुंचते हो तो यहाँ पर का टेम्परेचर कितना हो जाता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पे कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी नॉन एलिमेंट हो, कुछ भी हो, मतलब धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, कुछ भी हो, वो अपना सॉलिड अवस्था में कभी नहीं रह सकता है, सॉलिड अवस्था में नहीं रहेगा, या तो आपका लिक्विड अवस्था में रहेगा या तो आपका गैसीय अवस्था में रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा। एक चीज और सवाल बन सकता है कि जो पृथ्वी होती है इसकी की त्रिज्या कितनी होती है, या फिर पूरे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका 6371 मीटर। ठीक है, 6371 मीटर, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और भी क्या क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि जो पृथ्वी का भूपर्पटी है इसमें कौन से एलिमेंट अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नाम से ही पता चल जाएगा। पहला वाला में सियाल हो जाएगा, दूसरा वाला में हो जाएगा आपका सीमा, ठीक है, और तीसरा वाला में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा निफे। निफे देखिए, अब ये नाम से हम लोग कैसे पकड़ लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपका SI है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है सिलिका को, सिलिका। ठीक है, और AL जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। दूसरा देखिएगा यहाँ पे जो आपका सिग्मा लिखा हुआ है, सॉरी सीमा लिखा हुआ है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी आपका सिलिका,
ठीक है, सिलिका। और Ma किसको डिनोट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से, मैग्नीशियम। और निफे, Ni जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका निकेल, है ना, ये हो जाएगा आपका निकेल। और Fe किसको डिनोट कर रहा है, तो ये हो जाएगा फेरस, फेरस बोले तो लोहा, लोहा। इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो आपका कितना यहाँ पे इसका कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कोड में कौन सा एलिमेंट होगा, मेंटल में कौन सा एलिमेंट होगा, और भूपर्पटी जिसको हम लोग क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आदमी यहाँ तक 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पता कैसे चलता है कि जब आपका ज्वालामुखी फटता है और इस टाइप से जब ये बाहर निकल करके बहता है, तो इससे आदमी पता लगाता है, जो भूवैज्ञानिक लोग हैं वो पता लगाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट के ये सब तत्व लावा के रूप में और मैग्मा के रूप में बाहर निकले। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में जब हम यहाँ पे आते हैं केंद्र की ओर, यहाँ पर का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, 6371 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक ना, किलोमीटर। यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा, मैग्मा। मैग्मा क्या होता है कि ज्वालामुखी के साथ जब एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में निकलता है, तो उसको हम लोग लावा और मैग्मा कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्रस्ट, और इसी को भूपर्पटी भी कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा, भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय किस वर्ष किया गया। ये शायद 1 से 2 साल पहले आपका दरोगा में पूछा हुआ था क्वेश्चन, और मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को कब मिलाया गया था, मर्ज कब किया गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले क्या होता था ना, 1924 में एक काम किया गया, और एक कमिटी के द्वारा, कौन सा कमिटी था, तो ये था आपका एकवर्थ कमिटी। एकवर्थ कमिटी के द्वारा एक काम किया गया। क्या किया गया, बोला कि नहीं भाई, अब क्या होगा ना कि अब रेलवे बजट अलग आएगा और आपका केंद्रीय बजट अलग आएगा। मतलब आप कह सकते हो कि एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में क्या किया गया, रेलवे बजट को अलग कर दिया गया और केंद्रीय बजट को अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को अलग कर दिया गया किस कमेटी की सिफारिश पर, तो ये हो जाएगा आपका एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। उसके बाद देखिएगा, आगे जाकर के 2016 में, आगे जाकर 2016 में फिर देखिएगा क्या किया गया। 2016, हाँ, इसमें क्या किया गया कि आपका ये इस बात को रखा गया कि नहीं, आपका रेलवे बजट और जो केंद्रीय बजट रहेगा वो एक साथ निकाला जाएगा। किस किस को, तो फिर से इसी चीज को कहां पर मर्ज किया गया, 2016 में। और फिर से यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि किस कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया। घोषणा कब किया गया, 2016, और किया कब गया, तो 2017 में। 2017 का फरवरी में जो आपका क्या आया था, बजट आया था, उसमें रेलवे बजट को आम बजट से मर्ज करके एक ही साथ निकाला गया। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, आप यहाँ पे कमेंट करके कमेटी का नाम जरूर बताइएगा। पता नहीं आप में से कोई है एक स्टूडेंट जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, मतलब प्रॉपर उनको डेट याद है, प्रॉपर सब कुछ याद होता है, तो वैसे स्टूडेंट ही आगे जाकर के बहुत आगे निकलते हैं। और आप जो कोई भी हैं, पता नहीं अपने इंस्टीट्यूट के हैं या बाहर के हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे आइएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी कमेटी के सिफारिश पे हुआ था। अगर बात करें रेलवे बोर्ड के बारे में, तो इस बार पहली बार यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय किस वर्ष किया गया, तो ये हो जाएगा आपका 2017। अब देखिएगा, भारतीय रेलवे बोर्ड के साथ ये पहली बार हुआ है कि कोई महिला रेलवे बोर्ड की एमडी और सीईओ बनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। कौन बनी है, तो ये हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, बंबई से थाने के बीच में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। केंद्रक के अलावा निम्न में से किस अन्य कोशिकांग में डीएनए होता है। यहाँ पे समझिएगा, पहले आपसे बोल क्या रहा है, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिकांग में, जब आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो आपको क्या मिलता है, कोशिका प्लस अंग। मतलब कोशिका भी एक ऐसा अपने आप में ऑर्गन बन जाता है जिसके पास बहुत सारे अंग हैं। ठीक है, और ये सब चीज को डिफाइन कौन किया था बहुत ही अच्छे से, तो ये आपका क्या था, स्लाइडेन और स्वान। अगर बात करें कोशिका के बारे में, तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपका सेल का डिस्कवरी है,
ठीक है। या फिर इससे भी पहले हम लोग चलते हैं, सेल है क्या? तो कोई भी चीज एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। वैसे ही अपना बॉडी भी एक छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और उस पार्टिकल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेल। जब बहुत सारे सेल का ग्रुप मिलता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है टिश्यू, ठीक है। और जब बहुत सारे टिश्यू के ग्रुप मिलते हैं तो ये क्या बनाता है? प्रॉपर ऑर्गन, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा ऑर्गन मिलता है एक ही काम के लिए तो फिर उसको क्या कहते हैं? सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम के बाद फिर क्या बन जाता है? तो ये पूरा अपना बॉडी बन जाता है, ठीक है। पूरा क्या बन जाता है? ये बन जाता है अपना बॉडी। इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बताएं कि बॉडी अपना बहुत बड़ा होता है और सेल सबसे छोटा होता है, लेकिन जब सेल को और भी डिफाइन किया गया, जब कोशिका सिद्धांत दिया गया, सेल थ्योरी दिया गया, तब पता चला कि सेल भी छोटा नहीं है, ठीक है। सेल सबसे छोटा नहीं है, सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन है। जब आप सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे आपको केंद्रक मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है, सेंट्रोसोम मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, गोल्जी बॉडी मिलता है, लाइसोसोम मिलता है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे लिक्विड मिलते हैं, प्रोटोप्लाज्म मिलते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम मिलता है, डीएनए मिलता है। तो क्या आप कह सकते हो कि सबसे छोटा है? बहुत सारे ऑर्गन है इसके अंदर, और इसी को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग, ठीक है। इसी को कहा जाता है। अब आइएगा, अब यहाँ पे आपसे पूछा कि केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। पहले तो यहाँ पे देखिएगा कि आप जैसे ही सेल देखे, सेल के बीच में आपको क्या मिला? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो सारे सेल ऑर्गेनल को डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ऐसे काम करो, आप ये काम करो, आप वो काम करो। इसके अंदर आपका क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, और हम लोग को पता है कि वहीं पे क्या चीज होता है? डीएनए। तो पहला चीज तो ये पता चला कि सेल में डीएनए होता है। सेल में और अंदर जाएंगे तो कहाँ पे डीएनए होता है? न्यूक्लियस में डीएनए होता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपसे एक सवाल ये भी कर रहा है कि सेल न्यूक्लियस के अलावा कहीं और भी डीएनए होता है, वो कहाँ होता है? तो वो होता है आपका, जिसको कोशिका का एनर्जी हाउस कहा जाता है, कोशिका को ऊर्जा, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कौन है वो? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि दो ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जहां पे क्या होता है? डीएनए होता है। तो पहला तो क्या हो जाएगा? केंद्रक, और दूसरा क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर बात करें सेल के बारे में तो सेल का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जब वो सेल का खोज किए थे, सेल का डिस्कवरी किए थे, सेल के बारे में पता लगाए थे, वो एक डेड सेल था। डेड सेल कैसे था? क्योंकि वो एक पेड़ के छाल को पेड़ से तोड़ लाए थे और उस पर डिस्कवरी किए थे, तब जाकर के। अब आप बताओ कि आप पेड़ का कोई पौधा को तोड़ लेते हो, पेड़ का कोई भी ऑर्गन को आप तोड़ लेते हो, पत्ते को तोड़ते हो, फूल को या फल को, तब तो वो डेड ही हो जाएगा ना पेड़ से टूटने के बाद। वही चीज हुआ था कि वो पेड़ का एक छोटा सा कॉर्क टाइप का एरिया को तोड़े थे और उस पर अध्ययन किए थे, तो उनको सेल मिला था, बट मृत सेल मिला था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि डेड सेल का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक। आपसे ये भी करेगा कि सेल का खोज कौन किया था, तो भी आप बताओगे रॉबर्ट हुक। दूसरा, लिविंग सेल का खोज कौन किया था? तो वो किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। लिविंग सेल का खोज कौन किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। बट ल्यूवेनहोक और भी बहुत सारी चीज का खोज किए थे। स्पर्म का खोज किए थे, आरबीसी का खोज किए थे, प्रोटोजोआ का खोज किए थे, और लिविंग सेल का खोज किए थे। तो चारों चीज का आप याद रखिएगा। तीसरा चीज, कि सेल के बारे में थ्योरी कौन दिया? खोज तो उन दोनों ने कर लिया, कौन कौन? तो रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। बट इसके बारे में इतना थ्योरी कौन दिया? आज के टाइम में भी नया नया थ्योरी निकलते रहता है, तो अच्छे से एक्सप्लेन कौन किया? तो वो दो आदमी था, एक स्लाइडेन था और एक आपका श्वान था। इन दोनों ने मिलकर सेल के थ्योरी को अच्छे तरीके से समझाया था। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ठोला डांस। ठोला डांस किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पे आपसे सवाल कर रहा है ठोला डांस के बारे में। तो देखिएगा, ठोला डांस हो गया, ठोला, दशावतार डांस हो गया, दशावतार, और क्या हो गया? देखनी, ठोला, दशावतार डांस, देखनी डांस, और भी आप देख सकते हो फुगड़ी और धनगढ़, फुगड़ी, फुगड़ी और धनगढ़। ये सारे डांस है, लोक नृत्य हैं, और ये हैं कहाँ का? तो चलिए आपको नाम नहीं बताते हुए पहले कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, आप उसको पकड़िएगा। ये उस राज्य का लोक नृत्य है जहां जहां पहली बार पुर्तगालियों का कब्जा हुआ, पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। और कब हुआ आपको ये भी हम बता रहे हैं, 1510 ईस्वी में। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। 1510 ईस्वी में किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा, अल्बुकर्क
के द्वारा, ठीक है। ये आजाद कब हुआ था? तो ऑपरेशन विजय के तहत 1961 ईस्वी में यह राज्य आजाद हुआ था और 1987 ईस्वी में इसको राज्य का दर्जा मिला था। अगर बात करें तो यह भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। दूसरा देखिएगा, सबसे छोटा राज्य है और क्या देख सकते हैं इसके बारे में, सबसे ज्यादा भारत में पर कैपिटा इनकम, सबसे ज्यादा पीसीआई, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, सबसे ज्यादा इसी राज्य का है, सबसे ज्यादा इसी राज्य का है। और आप देख सकते हो, दिमाग से निकल गया, कुछ और भी आ रहा था, सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का जो राजधानी है, यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? पणजी, ठीक है। यहाँ 2 जिले हैं, मात्र 2 जिले हैं यहाँ पे। कौन कौन सा तो नहीं, इसे तो आप आंसर पकड़ लोगे, आप इसको बताइएगा। यहाँ 2 जिले हैं। आगे आते हैं, यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है प्रमोद सावंत, ठीक है। यहाँ के सीएम हो जाएंगे प्रमोद सावंत, ठीक है। और गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो गवर्नर हो जाएंगे यहाँ के पीएस श्रीधरन पिल्लई। और भी आप देख लो, अब तो शायद आप आंसर पकड़ लिए होंगे। दूसरा दिखेगा, ये बहुत सालों से, अभी हम लोग देखें कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ लागू किया गया? उत्तराखंड में। लेकिन यह राज्य ऐसा था जहां बहुत पहले से क्या हो रखा था? यूसीसी लागू था, बहुत पहले से यूसीसी यहाँ पे क्या था? लागू था, ठीक है। और अगर आपसे सवाल करता है कि ब्रिटिश कानून के तहत ऐसा कौन सा राज्य था जहां सर्वप्रथम सती प्रथा को बैन किया गया था? तो ये भी वही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सर्वप्रथम सती प्रथा को बैन किया गया था। आई होप कि आप आंसर अब लगा लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं। एक चीज और, यहाँ का जो भाषा है कोकनी, यहाँ का जो भाषा है कोकनी, इसको 8वीं अनुसूची में स्थान भी दिया गया है, 8वीं अनुसूची में, ठीक ना। चलिए, तो इसका आंसर आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिएगा, नई दिल्ली से संसद में कुल कितने व्यक्ति जाते हैं? न्यू दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी। चलिए आते हैं नई दिल्ली पे। देखिएगा, संसद के बारे में हम लोग को पता है कि संसद को आप 2 तरीके से याद रखोगे। किस तरीके से? तो पहले तो कि संसद में कितने रूम्स हैं, रूम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सदन। संसद में कितने सदन है और संसद के कितने भाग हैं। जब आप बात करते हो संसद के भाग के बारे में, तो एक भाग हो जाएगा लोकसभा, एक हो जाएगा आपका राज्यसभा और एक हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। जब आप बात करते हो संसद के सदन के बारे में, तो ओनली 2 सदन है। कौन कौन सा? तो एक होगा राज्यसभा और एक होगा आपका लोकसभा। यहाँ पे आते हैं, बात कर रहे हैं हम लोग न्यू दिल्ली के बारे में, तो पहले तो न्यू दिल्ली के बारे में देखेंगे, उसके बाद आगे कुछ देखेंगे। चलिए, अगर बात करें दिल्ली, प्राचीन भारत में दिल्ली का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत में दिल्ली का संस्थापक एक तोमर शासक था, तोमर शासक अनंगपाल को कहा जाता है। दूसरा चीज आप क्या देखोगे कि ब्रिटिश भारत में पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कोलकाता थी। तो फिर दिल्ली कब किया गया? तो 1911 में यह घोषणा किया गया। 1911 में यह घोषणा किया गया, किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा, कि भारत की राजधानी किसको बनाई जाएगी? तो न्यू दिल्ली को बनाई जाएगी। 1911 में घोषणा हुआ और 1912 में बनाया गया। 1912 में बनाया गया क्या? तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली को। दूसरा चीज आप क्या याद रखोगे कि हमको पता है कि न्यू दिल्ली क्या है? एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली को एनसीटी का दर्जा कब और किस संशोधन के माध्यम से दिया गया? तो 69वां संशोधन, ठीक है। 69वां संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिया गया। एनसीटी क्या हो जाएगा इसका मतलब? नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। चलिए और देख लो, यहाँ पे अगर आपसे सवाल करता है कि अपना दिल्ली यूटी भी है, अच्छा दिल्ली को यूटी क्यों बना दिया गया? जो भारत की राजधानी है इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए जितने भी डेलीगेट आते हैं, अब दिल्ली में क्या है? आपका संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, राजपथ है, कर्तव्य पथ है, जो भी है। और फिर जितने भी विदेशी डेलीगेट आते हैं वो सारे कहाँ बैठते हैं? तो दिल्ली में। तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब उसको सेफ्टी देना जरूरी है, इसलिए केंद्र सरकार के हाथों इसको सौंप दिया गया। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे सेना प्रशासन वगैरह सब कुछ होता है और सेफ है दिल्ली। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहे थे, हाँ, आर्टिकल 239A के तहत
क्या किया गया है, तो ये बताया गया है कि अपना दिल्ली जो है ये क्या है, तो ये आपका यूटी है। ठीक है, रिसेंटली देखिएगा दिल्ली में दो चीज का नाम चेंज किया गया, किसका किसका, तो एक हो जाएगा राजपथ और एक हो जाएगा आपका मुगल गार्डन। इसका नाम क्या हो गया है, तो इसका हो गया है अमृत गार्डन। ठीक है, अमृत उद्यान। और इसका क्या हो गया है, तो इसका हो गया है कर्तव्य पथ। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली एक ऐसा यूटी है, दिल्ली और पुदुचेरी एक ऐसा यूटी है जहां क्या है, मुख्यमंत्री भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता, और वही आम आदमी पार्टी उसी का फुल फॉर्म हो गया, वही आम आदमी पार्टी जो इस बार नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो दिल्ली और पुदुचेरी एक ऐसा यूटी है जहां क्या है, मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल, मुफलर मैन अरविंद केजरीवाल। ठीक है, नो डाउट ये दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खासकर शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के, बिजली पानी सब पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। जैसे अभी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया गया है, वो क्या है, तो वो वहाँ पे लोगों को फ्री इलाज देता है, फ्री इलाज प्रोवाइड करवाता है। और दिल्ली का स्कूल का शिक्षा खैर बहुत ही बढ़िया सुधर गया है, और अब पंजाब सरकार के द्वारा भी काम किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में भी किसका पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी है। चलिए, यहाँ के सीएम हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिंदी में क्या बोलेंगे, उपराज्यपाल। ये कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना। हम लोग को पता है कि जो राज्यपाल हो गया या फिर आपका क्या हो गया, ये सक्सेना, सक्सेना, जो आपका राज्यपाल हो गया या उपराज्यपाल हो गया, ये क्या होता है, किसका प्रतिनिधि होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, जो राज्य और यूटी में बैठते हैं। और भी आप कुछ देख सकते हो। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन अपना क्या था, यहाँ जिला की संख्या कितनी है, दिल्ली में जिला की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 11, अपने बिहार में 38। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लोकसभा में कितने लोग जाते हैं, तो आप किसी भी राज्य का पढ़ोगे ना, तो आप कंपेयर करके देखना, तुलना करके देखना, लोकसभा में ज्यादा लोग जाएंगे राज्यसभा के कंपेयर में। उसका रीजन भी है कि लोकसभा में जहां लगभग 550 सीट है, वहां राज्यसभा में लगभग कितना है, तो 250। तो ऐसे ही उल्टा हो गया ना, मतलब आधा हो गया कंपेयर में, तो आदमी भी आधा आधा ही जाएगा। यहाँ से देखिएगा, लोकसभा में कितने लोग जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7, और राज्यसभा में कितने लोग जाते हैं, 3। हमारे से सवाल क्या किया कि नई दिल्ली से संसद में कुल कितने व्यक्ति जाते हैं, तो लोकसभा वाला भी संसद में गया, राज्यसभा वाला भी संसद में गया। इट मीन्स कि हम इसको ऐड कर देंगे और टोटल कितना निकल गया, 10। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10। इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये देखिएगा, यहाँ पे आपसे सवाल कर रहा है कि पंजाब हिमालय इनमें से किस नदियों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, हम लोग अभी लगातार हिमालय का जो पोर्शन देख रहे थे, तो हम लोग देखे कि हिमालय का विभाजन कैसे कैसे किया गया था। तो ये था आपका, देखिएगा, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और ये कैलाश श्रेणी। और इन चारों को इकट्ठे हम लोग क्या बोल रहे थे, ट्रांस हिमालय। ठीक है, अगर आप लगातार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, बाह्य हिमालय, ये क्या था आपका, मध्य हिमालय, और ये क्या था आपका, कौन सा हिमालय, शिवालिक श्रेणी, है ना, शिवालिक श्रेणी। और जहां तक बात करें माउंट एवरेस्ट का, तो माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पे बसा हुआ है, तो ये आपका बृहद हिमालय में। ठीक है, बृहद हिमालय में यहाँ पे बसा हुआ है माउंट एवरेस्ट, है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। इस चीज को याद रखते हैं। तो ये तो हो गया आपका हिमालय का विभाजन। एक और आदमी आया, एक और भूवैज्ञानिक आया, जिसका नाम था सर सिडनी बुर्राड। क्या नाम था उसका, सर सिडनी बुर्राड। ठीक है, सर सिडनी बुर्राड। इनके द्वारा क्या किया गया कि जो हिमालय है, इसका जो प्रादेशिक विभाजन है, यह नदी के आधार पे किया गया। किसके आधार पर, नदी के आधार पर। चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये क्या किए, ये नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन किए, जो आपका लगातार देखिए कौन कौन सा नदी था। हाँ, और किस टाइप से विभाजन किए, तो जब आप मैप देखते हो तो उत्तर दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है, इधर से आपका विस्तार किए, पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर से किधर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इनका विभाजन किया हुआ था। अब देखिएगा कैसे आप याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग याद कैसे रखेंगे, अगर नदी बनाते हैं, ठीक है, तो देखिएगा इस टाइप से नदी का निर्माण करते हैं, सिंधु नदी, सिंधु, और ये हो जाएगा आपका सतलज। ठीक है, यहाँ पे लगातार ये नदियों के द्वारा ही विभाजन किए थे, सिंधु, सतलज, फिर ये हो जाएगा आपका काली नदी,
फिर ये हो जाएगा आपका तीस्ता नदी, और ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इतनी सारी नदियां और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या किया गया, विभाजन किया गया। सिंधु सतलज, तो देखिएगा नदियों के आधार पे जो विभाजन किया गया है, इसमें देखिए नाम क्या रखा गया है इसका। तो जो सिंधु और सतलज के बीच में है, इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक ना, इसे कहा जाता है। दूसरा आइएगा सतलज और काली नदी के बीच का जो भाग है, इसको क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और चौथा वाला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असम हिमालय, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका असम हिमालय। चलिए पहला तो ये हो गया। दूसरा आप क्या याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि ऐसे पर्वत जा रहा है तो सबसे लंबा वाला विस्तार कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेपाल हिमालय, ये सर्वाधिक लंबा हो जाएगा, सर्वाधिक लंबा, ठीक है। लगभग 800 आपका किलोमीटर ये लंबा हो जाता है। हम लोग देखे थे ना कि जो आपका ऐसे हिमालय जाता है, ये लगभग कितना लंबा में चला जाता है, तो 2500 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड लंबा, सेकंड लंबा, ये लगभग कितना है, तो 760 किलोमीटर, लगभग कितना हो जाएगा, 760 किलोमीटर। आप वो डेटा लगभग में ही लेके चलिएगा। ये हो जाएगा आपका थर्ड लंबा, 560 किलोमीटर, और ये हो जाएगा लगभग 300, मतलब सबसे छोटा, ठीक है। ये तो आप याद रखोगे। दूसरा आपसे सवाल करेगा कि जो दुनिया की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है, देखिए हम लोग अभी जो देखे थे काराकोरम वाला, आई थिंक डिलीट हो गया, तो हम लोग देखे थे कि बाह्य हिमालय में है। अगर आपसे नदी के द्वारा विभाजन करके पूछता है कि आपका माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में है या फिर किन दो नदियों के बीच है, तो ये क्या हो जाएगा, काली या तीस्ता के बीच, या फिर आपका नेपाल हिमालय में। कौन सी चोटी, तो माउंट एवरेस्ट। एक नामचा बड़वा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि नामचा बड़वा जो है ये आपका किस में पाया जाता है, तो असम हिमालय में। एक ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बाल्टोरो ग्लेशियर हो गया, ये सारा किस में है, तो इसी में, सियाचिन या बाल्टोरो ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, तो ये आपका बर्फ का बना हुआ पहाड़ टाइप का होता है, जिससे लगातार पानी निकलते रहती है, जल निकलते रहता है, उसी को कहते हैं। तो इस टाइप से आप याद रखिएगा। हाँ देखो अपना सवाल क्या था, अपना सवाल था कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है, तो ये सिंधु और सतलज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए अपना 9 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 10 क्वेश्चन रहा अपना पॉलिटी का, जो आज रिवीजन के लिए रखा गया है, क्योंकि लगातार हम लोग बहुत सारे आर्टिकल को रिवीजन के रूप में देख लिए हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसका हम लोग एक अलग से छोटा सा वीडियो क्लिप कर लेंगे और उसको आप अलग से देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपके 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा।